हेलो बच्चों, थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन से बचिए, पानी खूब पीजिए और पढ़ते रहिए। हेल्थ ख़राब नहीं होने देना है। और हाँ, अगर आपने थर्मो का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे में आपको हिंट दे दूँ कि थर्मो के फर्स्ट लेक्चर में हमने थर्मो के बेसिक्स को सीखा था, सिस्टम सीखा था, सराउंडिंग सीखा था, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को सीखा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जो हमारा स्टेट ऑफ सिस्टम है वो डिफाइन होता है कुछ वैसी प्रॉपर्टी से जो कैसी है, मेजरेबल है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। हम मेजर करके बता सकते हैं कि प्रेशर कितना है, हम मेजर करके बता सकते हैं टेम्परेचर कितना है, हम बता सकते हैं वॉल्यूम कितना है। तो ये सभी प्रॉपर्टी जिसको मेजर करते हैं अपन, मेजर करके किसी भी सिस्टम के स्टेट को बताते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर इन प्रॉपर्टी को बदल दिया जाए तो क्या स्टेट ऑफ द सिस्टम भी बदलेगा? मैं बोलूँगा बिल्कुल बदलेगा। आप प्रेशर बदल दो, स्टेट ऑफ द सिस्टम बदल जाएगा। टेम्परेचर बदल दो, स्टेट ऑफ द सिस्टम बदल जाएगा। तो इस दोनों लाइन को समझिए। मैंने बोला इट इज डिफाइंड बाय इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, etc। ये वैसी प्रॉपर्टी हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। और इफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज, स्टेट ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो चेंज। ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, क्या इसको मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे चेंज हुई है। और इसको मेजर करने के बेसिस पे हमने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को दो अलग अलग क्लास में बांटा है। एक को नाम रखा है स्टेट फंक्शन और एक को नाम रखा है पाथ फंक्शन। तो कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो स्टेट फंक्शन में आती हैं, कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो पाथ फंक्शन में आती हैं। तो यहाँ तक बहुत बेसिक है कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को दो क्लास में रखने वाले हैं। एक है वैसी प्रॉपर्टी जो स्टेट फंक्शन है, एक है वैसी प्रॉपर्टीज़ जो पाथ फंक्शन है। आप बोलोगे कि सर ये स्टेट और पाथ का लॉजिक क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो कोई प्रोसेस है जो होने वाली है, तो सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट हुई वो प्रोसेस, वो उसका इनिशियल पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब वो प्रोसेस ख़त्म हुई तो जहाँ पर ख़त्म हुई होगी वो उसका फाइनल पॉइंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और बीच में जिस पाथ से चल के गई वो उसका पाथ बनेगा। तो एक प्रोसेस में तीन चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि नहीं? उस प्रोसेस का इनिशियल पॉइंट आपको दिख रहा है, उस प्रोसेस का फाइनल पॉइंट आपको दिख रहा है, और एक पाथ दिख रहा है जिससे चलते हुए प्रोसेस कंप्लीट हुई है। अब मैं बोलूं कि देखो ऐसा है कि कुछ प्रॉपर्टी सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसा है, वो पाथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग रखते हैं स्टेट फंक्शन में, जिनका सिर्फ लेना किससे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट से, कि यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे, कैसे चले, क्या किए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पाथ से कोई लेना देना नहीं है, स्टेट फंक्शन है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो पाथ पे डिपेंड करने लगेंगी, उनको हम लोग बोलेंगे पाथ फंक्शन। आप बोलोगे एग्जाम्पल दे के समझाओ, तो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो कोई बच्चा है जिसे मैं बोलूँ कि देखो ऐसा है कि 5 दिन में तुम थर्मोडायनामिक्स को कंप्लीट करके दिखाओ। अब वो बच्चा मुझसे बोलेगा कि सर 5 दिन में इतना बड़ा चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा? मैं बोलूँगा मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि अभी तुम्हें थर्मोडायनामिक्स नहीं आता है, और 5 दिन बाद जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कितना थर्मोडायनामिक्स आता है, तुम कितने क्वेश्चन लगाते हो। मुझे पाथ से कोई लेना देना नहीं है, विच मीन्स कि मैं स्टेट फंक्शन की बात कर रहा कि अभी उसको कुछ नहीं आता है, और फाइनल में जब वो मुझे मिले तो उसको थर्मोडायनामिक्स आना चाहिए। ये हो गया स्टेट फंक्शन। लेकिन अगर प्रोसेस पे बात करें कि कैसे वो 5 दिन में इसको कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। तो क्लियर है कि नहीं? प्रॉपर्टीज दो तरह से है, एक है स्टेट फंक्शन और एक है पाथ फंक्शन। तो हमारा पहला काम है कि हम स्टेट फंक्शन को एक बार एक्सप्लेन कर लें, फिर हम चलेंगे किस पे? पाथ फंक्शन पे। आपको जो भी काम का लगे मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। यहां से समझते चलेंगे हम लोग किसको? स्टेट फंक्शन को। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। तो हमने कहा कि ये किस पे डिपेंड करता है? स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। इट इज ओनली डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ द सिस्टम। आप बोलोगे सर ये स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है? तो मैं बोलूंगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, विच मीन्स के ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि स्टेट फंक्शन जो होते हैं पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, तो दे आर पाथ इंडिपेंडेंट। इनको पाथ से कोई लेना देना ही नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान के चलो कि हमारे पास ये था स्टेट 1, यहां से एक प्रोसेस चली और ख़त्म हो गई किस पे? स्टेट 2 पे जाके ख़त्म हो गई। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये इसका फाइनल पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? और बीच में जिसको फॉलो किया है वो पाथ है। अब स्टेट फंक्शन वो है जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, तो पाथ मैटर करेगा क्या? बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। तो आप क्या लिखेगा?
डजेंट मैटर, वैसी प्रॉपर्टीज़ जिनके लिए पाथ मैटर नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैटर करता है, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। क्या इसका एग्जांपल देख लें? तो आइए सर इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कौन कौन है ऐसा जो इसमें आता है। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं किसका? स्टेट फंक्शन का। ठीक है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, इंथैल्पी है और डेल्टा जी है। ये एग्जाम्पल हैं किसके? स्टेट फंक्शन के। प्रेशर पी से आप जानते हो प्रेशर है, टी से आप जानते हो टेम्परेचर है, वी से आप जानते हो वॉल्यूम है, यू जो है यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ई जो है ये इंडिकेट करता है फ्री एनर्जी को, फ्री एनर्जी, एस जो है वो इंट्रोपी है, आगे सब देखेंगे इंट्रोपी है, एच जो है ये इंथैल्पी है, एच हमारा क्या है? इंथैल्पी है, और जो डेल्टा जी है इसको बोलते हैं फ्री गिब्स एनर्जी। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सब की सब डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। पाथ से इनका कोई लेना देना नहीं है, चाहे प्रेशर हो इनिशियल फाइनल देखो, टेम्परेचर हो इनिशियल और फाइनल देखो, वॉल्यूम हो इनिशियल और फाइनल देखो, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, इंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा जी, सब कुछ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। पाथ से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। अब यहाँ से मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसा मान के चलो अगर एक प्रोसेस है जो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई है, यहाँ गई और यहाँ से वापस यहाँ गई है, इसको ए पॉइंट मानो, बी पॉइंट मानो, सी मानो और डी मानो। ए से गई है बी पे, बी से गई है सी पे, सी से गई है डी पे और डी से वापस कहाँ पहुँचा है? ए पे। प्रोसेस मल्टीपल स्टेप में गए, 4 स्टेप टोटल दिख रहे हैं आपको। ए से बी जाना एक स्टेप, बी से सी आना दूसरा स्टेप, सी से डी जाना तीसरा और डी से वापस कहाँ पहुँचना? ए। क्या आपको इसमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम? क्या ऐसा दिख रहा है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट जहां से चले थे वापस वहीं पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं? अब सोचो स्टेट फंक्शन डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या ऐसा होता है कि नहीं? जितने भी स्टेट फंक्शन हैं वो डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो change in state function for a process whose initial and final point is same, ये कितना के बराबर हो जाएगा? 0 के। आप बोलोगे सर कैसे? मैं बोलूँगा देखो टेम्परेचर शुरू में जितना था वापस घूम फिर के वापस उतना ही पे पहुंचा है, तो चेंज कितना का हुआ? 0। अरे चेंज तो तब निकालते हैं ना जब उसमें कुछ चेंज दिखे। जैसे मेरे पास आज 100 रुपये हों, कल को 2 करोड़ हो जाए तो आप चेंज निकाल सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी भी 100 हो और कल को भी 100 रुपये ही हो तो चेंज कितना आएगा? 0 आएगा। तो स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है किस पे? इनिशियल पे और फाइनल पे। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो जहाँ से चली है मल्टीपल स्टेप को क्रॉस करने के बाद वहीं पर ख़त्म हुई है। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन हैं क्या उनका चेंज 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो याद रखेंगे अगर स्टेट फंक्शन है इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो चेंज इन स्टेट फंक्शन कितना आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ से एक और पॉइंट कवर कीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा। अगर इनिशियल फाइनल सेम हो तो चेंज इन स्टेट फंक्शन कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। लिखिएगा नोट करके, वी only calculate the change in function only for state function। पाथ फंक्शन के लिए चेंज कैलकुलेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं क्या डेल्टा यू, डेल्टा मतलब चेंज, क्या डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या डेल्टा टी कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी स्टेट फंक्शन हैं, दे ऑल आर स्टेट फंक्शन, वी कैन कैलकुलेट देयर
चेंज। और चेंज हमेशा कैसे निकालेंगे, जैसे मान के चलो डेल्टा यू आपको निकालना है तो U2 माइनस U1 करो, आपको डेल्टा H निकालना है तो आप क्या करो, H2 माइनस H1 करो। ऐसे ही आपको डेल्टा T अगर निकालना है तो T2 माइनस T1 करो। विच मीन्स कि जब प्रोसेस स्टार्ट हुई थी U1, प्रोसेस खत्म हुई U2, फाइनल में से इनिशियल को घटा दो। प्रोसेस स्टार्ट हुई H2, खत्म हुई H1, फाइनल में से इनिशियल को घटा दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन में आती है तो आप उसका चेंज कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन पाथ फंक्शन के लिए चेंज कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो स्टेट फंक्शन के लिए इतनी बातें आप याद कर लीजिए। स्टेट फंक्शन वैसी प्रॉपर्टी है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ से ये भी याद रखिए कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो जहाँ से स्टार्ट हुआ मल्टीपल स्टेप के बाद वहीं पर आकर अगर वो खत्म हुआ है तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो फिर चेंज इन फंक्शन कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। एक ये बात हो गई। दूसरी बात आप ये रखेंगे कि चेंज इन फंक्शन अपन सिर्फ स्टेट फंक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, पाथ फंक्शन के लिए चेंज नहीं निकाल सकते, ठीक ना। तो स्टेट फंक्शन में ये सब कुछ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है पाथ फंक्शन, तो उसको देखते हैं। पाथ फंक्शन कौन होगा, जो पाथ पे डिपेंड करेगा। पाथ फंक्शन कौन होगा, डिपेंड अपॉन पाथ। और हम लोग इसमें चेंज नहीं निकाल सकते। वी कांट कैलकुलेट द चेंज इन पाथ फंक्शन। वी कांट कैलकुलेट द चेंज इन पाथ फंक्शन, क्योंकि जैसे ही पाथ बदलेगी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो अब कितना आप कैलकुलेट करते रहोगे। हमें तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पता होता है ना कि मेरे पास सर अभी 10 थे, फाइनल मेरे पास 20 हो गए, तो 20 में से 10 घटा के आप बोलोगे चेंज 10 रुपये का है। लेकिन हर स्टेप में कभी 10 से 12 हो रहा है, फिर 12 से घट के 11 हो रहा है, फिर 11 से घट के 13 हो जा रहा है, फिर 13 से घट के 12 पे आ रहे हैं मल्टीपल। तो अब ऐसे में आप चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, नहीं कर सकते चेंज कैलकुलेट। तो पाथ फंक्शन के लिए चेंज कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टेट फंक्शन के लिए आप चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल इसके शानदार हैं, मैं आपको बताता हूँ। हीट एंड वर्क डन, ये दोनों जो हैं ये आते हैं पाथ फंक्शन में, हीट और वर्क डन। इससे ये भी पता चला, क्या आप डेल्टा क्यू निकाल सकते। क्यू यहाँ पे हीट है, क्यू किसको कहते हैं, हीट को। क्या आप डेल्टा क्यू निकाल सकते हो, आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है तो इसमें चेंज कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। क्या आप डेल्टा डब्ल्यू निकाल सकते हो, डब्ल्यू बोले तो वर्क डन, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, वर्क डन भी कैसा प्रॉपर्टी है, पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन में चेंज कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक की प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को 2 क्लास में बांटे हैं, एक को बोले स्टेट फंक्शन, एक को बोले पाथ फंक्शन। वैसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है, पाथ से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन के लिए चेंज कैलकुलेट करना पॉसिबल है। फिर एक और ये भी पॉइंट याद रखो कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो चेंज इन स्टेट फंक्शन कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। जैसे आगे आप पढ़ोगे ना एक साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो जहाँ से चलती है वहीं पर आके खत्म होती है। और इसके क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे आपको इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। तो अगर कभी साइक्लिक प्रोसेस दिख गया तो अपने मन में चमकना चाहिए कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है विच मीन्स कि जहाँ से चला है वहीं पहुँचा है, तो जितने भी स्टेट फंक्शन है उनका चेंज कैसा मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो स्टेट फंक्शन में चेंज अगर इनिशियल और फाइनल सेम है तो 0 मिलेगा। चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेट फंक्शन में। दूसरा था हमारे पास पाथ फंक्शन, जो डिपेंड करता है किस पे, पाथ पे। और पाथ फंक्शन में चेंज कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसके एग्जांपल कौन है, हीट है और वर्क डन है। तो हीट में आप नहीं निकाल सकते चेंज, वर्क डन में आप चेंज नहीं निकाल सकते। तो एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस को। सॉरी गर्मी थोड़ी ज़्यादा है और ऑब्वियस बात है कि एसी तो है नहीं, तो स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होने लग रही है, जिस वजह से वो रिदम नहीं बन पा रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हमारे पास कुछ प्रोसेस हैं। जैसे एक प्रोसेस चल रहा है, मान के चलो फर्स्ट है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में, आइसो मतलब होता है यूनिफॉर्म, जो चेंज ही नहीं हो रहा हो, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना मिलेगा, 0। अरे टेम्परेचर जब बदल ही नहीं रहा है तो चेंज कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, 0, मतलब टेम्परेचर रहेगी कांस्टेंट। दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस। याद आ रहा है, एडियाबैटिक वाल्व वैसा वाल्व था जो हीट के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता था। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो Q जो हीट को इंडिकेट करता है वो कितना रहेगा, 0। हीट का एक्सचेंज हुआ ही नहीं है तो Q इक्वल टू 0।
नेक्स्ट है हमारा आइसोबारिक, बारिक प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस वो है जहाँ पे प्रेशर यूनिफॉर्म है, विच मीन्स के प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वैसी प्रोसेस कौन सी है, आइसोबारिक प्रोसेस है। और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं, वैसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा भी कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। ये चारों प्रोसेस में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी 0। एडियाबेटिक मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। नेक्स्ट है आइसोबारिक, बारिक यूज़ करते हैं प्रेशर के लिए, ठीक है ना। तो आइसोबारिक प्रोसेस वो है जहाँ पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो डेल्टा पी 0 मिलेगा। और आइसोकोरिक यूज़ करते हैं वॉल्यूम के लिए, तो वैसी प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लास्ट जो एक प्रोसेस है ये साइक्लिक है, जो भी मैंने बात की थी कि वैसी प्रोसेस जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या रहे, सेम रहे। प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर नंबर ऑफ चेंज, बहुत सारे स्टेप से गुजरने के बाद सिस्टम फाइनली वहीं पहुंच जाता है जहां से सिस्टम चला था। तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिसकी वजह से चेंज इन स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, जो हम बात कर रखे। जैसे कि U इंडिकेट करता है इंटरनल एनर्जी को, डेल्टा इंडिकेट करता है चेंज को। और ये कैसा है, स्टेट फंक्शन है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार नीट 2024 में आ रखा था। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखेंगे तो आपको वहाँ पे 4 प्रोसेस थे, वहाँ पे एडियाबेटिक था, आइसोकोरिक था, आइसोबारिक था और आइसोथर्मल था, और सबके आगे ऑप्शन दे रखे थे, आपको मैच कराना था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में इस टॉपिक से आ रखे हैं। आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, डेल्टा टी 0 होगा। आइसोबारिक वो प्रोसेस, बारिक जब यूज़ करें तो प्रेशर है, तो आइसोबारिक वो यूज़ है जहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट है, डेल्टा पी 0 होगा। आइसोकोरिक वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी इक्वल टू 0 होगा। एडियाबेटिक यूज़ करते हैं हीट के लिए कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो क्यू की वैल्यू 0 मिलती है एडियाबेटिक में। फिर लास्ट आता है साइक्लिक प्रोसेस, जहाँ पे नंबर ऑफ चेंजेस के बाद आपका प्रोसेस वहीं पहुँचता है जहाँ से इसने स्टार्ट करा था, विच मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो फिर स्टेट फंक्शन में जितने भी चेंज दिखेंगे साइक्लिक प्रोसेस में, सब के सब क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। यहाँ तक आपको जो है जितने बेसिक टर्म थे वो सब खत्म हो गए। हमारे को थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन खत्म हो गया, और थर्मोडायनामिक के प्रोसेस डायरेक्ट आते हैं। इसके एप्लीकेशन हम तब देखेंगे जब हम थर्मो के फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको हम लगा के देखेंगे कि थर्मो के फर्स्ट लॉ में आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या रोल है। अभी सिर्फ याद रखेंगे आइसोथर्मल डेल्टा टी 0, एडियाबेटिक क्यू इक्वल टू 0, आइसोबारिक डेल्टा पी इक्वल टू 0, आइसोकोरिक डेल्टा वी इक्वल टू 0, और एक लास्ट वन साइक्लिक प्रोसेस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट है सेम, तो स्टेट फंक्शन में चेंज क्या रहेगा, 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा एक बहुत शानदार बात है, अभी हमने की थी एडियाबेटिक की बात। अब सोचो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर कराना है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का क्या कराना है, ट्रांसफर कराना है। तो हेडिंग डालिएगा मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग कभी प्राय गर्मी को लेकर डिस्टर्ब तो थोड़ी सी रहेगी, बट इसका एक ही सॉल्यूशन है, पानी खूब पीजिए, डिहाइड्रेशन मत होने दीजिएगा, वरना हेल्थ चली जाती है ना। एक बार अगर 2-3 दिन की प्राय डिस्टर्ब हुई तो बहुत कुछ इफेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से देखो, मैं हेडिंग लगाना चाहता हूँ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र किसके बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यही तो दो चीज़ें हमारे पास जहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। उसको छोड़ के जो बच जा रहा है सब क्या है, सराउंडिंग। तो हमारे को सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर कराना है, कैसे कराएंगे। तो याद रखिएगा, या तो हमें हीट ट्रांसफर कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, या तो हमें हीट ट्रांसफर कराना पड़ेगा, या फिर हमें कराना पड़ेगा वर्क डन। यही दो ऑप्शन है जिससे हम एनर्जी का ट्रांसफ़र कराएंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। या तो हम हीट का ट्रांसफ़र करेंगे या फिर हम वर्क डन करेंगे। इस दो के अलावा एनर्जी ट्रांसफ़र का कोई और मोड नहीं है। तो डायरेक्ट ये याद रखिएगा। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ हीट, हीट के बारे में जानते हैं, फिर हम किसके बारे में जानेंगे, वर्क डन के बारे में जानेंगे। हेडिंग लगाइए हीट, इसको इंडिकेट करते हैं क्यू से। क्या ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है कि नहीं, बिल्कुल है। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग।
ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल सोचो, ठंड के टाइम में जब हम लोग चाय पीने जाते हैं और मस्त वो शीशे की प्याली में कप में मुझे चाय मिलता है, उसको ऐसे पकड़ते हो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आपका जो हाथ का टेम्परेचर है वो बहुत कम है और जिस कप में चाय रखी है वो बहुत गर्म है। तो क्या टेम्परेचर का डिफरेंस बनता है कि नहीं? टेम्परेचर का डिफरेंस बनेगा तभी तो हीट सप्लाई होगी, कि कप से निकल के हीट आपके बॉडी में आना स्टार्ट करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी कभी हीट का एक्सचेंज होगा, ठीक है, हीट जब भी कभी एक्सचेंज होगा तो क्यों होगा? इट अकर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर, जब भी हीट एक्सचेंज होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस दिखेगा ही। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ से याद रखें, यूनिट इसकी क्या होती है? यूनिट इसकी होती है जूल। यूनिट क्या होती है? जूल। साइन कन्वेंशन इसमें इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन ऊपर ही लिख देता हूँ, साइन कन्वेंशन। ये दोनों क्लियर है कि नहीं है? साइन कन्वेंशन देख लो आप। साइन कन्वेंशन ऑफ हीट, विच मीन्स के हीट को कब पॉजिटिव लेते हैं और हीट को कब निगेटिव लेते हैं। मान के चलो ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ से एरो दिखा रहा है कि बाहर निकले, सिस्टम से हीट कहाँ गई है? सराउंडिंग में गई है। तो जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा, हीट इज रिलीजेस फ्रॉम द सिस्टम, तो इस टाइम पे Q को क्या रखेंगे? निगेटिव रखेंगे। जब सिस्टम से हीट बाहर आने लगेगी तो Q हमारा कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, हीट इज एब्जॉर्बिंग बाय द सिस्टम, तो Q कैसा रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। क्या अभी इतनी बातें क्लियर है? हीट जो है एक तरह का मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है, जिसमें आपको या तो जो है हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा या सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा। और ऐसा होता किस वजह से है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। दोनों में टेम्परेचर के डिफरेंस आपको दिखेंगे तभी हीट का ट्रांसफ़र होएगा। अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो जब सिस्टम हीट का लॉस करेगा, ध्यान देना ये सब क्वेश्चन में, सिस्टम इज़ लूजिंग द हीट। अगर सिस्टम हीट लूज़ कर रहा है इसका मतलब Q निगेटिव है। अगर सिस्टम हीट गेन कर रहा है इसका मतलब Q पॉजिटिव है। सिस्टम हीट बाहर निकाल रहा है, Q निगेटिव है। हीट सिस्टम के अंदर जा रहा है, Q पॉजिटिव है। क्या इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? सिस्टम हमें हीट दे रहा है, Q निगेटिव। हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, Q इक्वल टू पॉजिटिव। तो इतनी बातें हीट के लिए याद रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा वर्क डन, तो इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं वर्क डन पे। हेडिंग लगाइएगा वर्क डन। क्या ये भी मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है कि नहीं? बिल्कुल है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसको समझने के लिए आप एक काम करो कि एक सिलेंडर में गैस को डालो और उसके ऊपर में एक पिस्टन लगाओ जो मूव कर सकता है। कंसीडर अ सिलेंडर इन विच गैस इज प्रेजेंट एंड enclosed by freely movable पिस्टन। इसका मतलब है कि पिस्टन ऊपर भी जा सकता है और पिस्टन नीचे, फिक्स पिस्टन नहीं रख रहे हैं, फ्रीली मूवेबल पिस्टन है। वर्क डन एक तरह का मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है। इसको समझने के लिए हम बनाते हैं एक सिस्टम, ठीक है, सिलेंडर, और यहाँ पे लगा देते हैं एक पिस्टन। ये हमारा क्या है? पिस्टन है। इसके अंदर में भरी हुई है कौन? इसके अंदर में भरी हुई है गैस। अब यहाँ से सोचो, ऊपर में जो हवा है क्या ऊपर से इस पर प्रेशर लगाएगी कि नहीं? और इसको हम लोग नाम देते हैं P एक्सटर्नल। क्या नाम देते हैं? P एक्सटर्नल। अंदर से गैस भी इस पिस्टन पे एयर लगाएगा कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं P इंटरनल, या फिर इसको आप P गैस भी बोल सकते हो, कह सकते हो कि नहीं? अब कंडीशन देखो, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इफ़ P एक्सटर्नल बराबर हो जाए किसके? P इंटरनल के, विच मीन्स के ऊपर से जितना प्रेशर लग रहा है और नीचे से जितना प्रेशर लग रहा है, दोनों अगर आपस में बराबर है तो क्या पिस्टन मूव करेगा? आप बोलोगे नहीं करेगा। तो जब P एक्सटर्नल और P इंटरनल बराबर हैं तो पिस्टन इज़ नॉट मूविंग, पिस्टन इज़ नॉट मूविंग, पिस्टन कहीं नहीं जा रहा है। और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, आपने वर्क डन का फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ रखा है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन होने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना नेसेसरी है। अगर पिस्टन मूव ही नहीं करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? 0। और पिस्टन मूव नहीं किया है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन कितना रहेगा? 0। क्या ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई?
सबसे इनिशियल कंडीशन ले रहे हैं कि ऊपर से जो एक प्रेशर लग रहा है दैट इज कॉल्ड पी एक्सटर्नल, नीचे से गैस जो प्रेशर लगा रही है दैट इज कॉल्ड पी इंटरनल। अगर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बराबर है, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बराबर है तो पिस्टन ना ऊपर जा रहा है ना पिस्टन नीचे आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दिख रही है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रही है तो हम बोलेंगे वर्क डन भी नहीं हुआ है। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं दिख रही है तो वर्क डन नहीं हुआ है। अब कंडीशन लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपको दिखने लगे, कंडीशन इसको लिख लो तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ से केस 1 लेते हैं जहाँ पे किसी एक प्रेशर को ज़्यादा करते हैं, किसी दूसरे प्रेशर को क्या करते हैं, कम करते हैं। मान के चलो केस 1, मैंने बोला P एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा है अब किससे, P इंटरनल से। केस 1 में हम ले रखे चल रहे हैं कि ऊपर से जो लगने वाला प्रेशर है वो ज़्यादा है और नीचे से जो लगने वाला प्रेशर है वो कम है। तो आप कहोगे सर ऐसे में तो पिस्टन ऊपर से कहाँ जाना स्टार्ट करेगा, नीचे जाना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब आप कहोगे पिस्टन स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, बिल्कुल बात है। पिस्टन कहाँ जाना स्टार्ट करेगा, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। और पिस्टन जब नीचे की तरफ जाएगा तो कंप्रेशन होगी कि नहीं होगी, होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन ऑफ गैस। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन ऑफ गैस। और इसको आप ये भी कह सकते हो कि हमने सिस्टम पर काम किया, ऊपर से प्रेशर डाल के पिस्टन को कहाँ ले गए, नीचे ले गए, तो हमने गैस पे काम किया। तो आप और क्या कह सकते हो, वर्क डन ऑन दी सिस्टम। क्या ये रिलेट कर पा रहे हैं? जब बाहर से लगने वाला P एक्सटर्नल ज़्यादा था P इंटरनल से तो पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगेगा। पिस्टन स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड अगर है तो कंप्रेशन हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम कमेगा। हो सकता है कि कंप्रेशन करके ये यहाँ पहुँचे तो वॉल्यूम कमेगा कि नहीं कमेगा, कमेगा। तो कंप्रेशन ऑफ गैस देखने को मिलेगी। इसको हम लोग कहते हैं जब हम ऊपर से पिस्टन को नीचे की तरफ ले जाएंगे, विच मीन्स वर्क डन ऑन दिस सिस्टम। और यहाँ पे आपको W इक्वल टू पॉजिटिव दिखेगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर समझिए, जब भी हम पिस्टन को ऊपर से लेके नीचे जाएंगे, और ऐसा तभी होगा जब ऊपर से लगने वाला, जैसे मान के चलो ये एक पिस्टन है, नीचे से भी एक प्रेशर लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है। अगर इसको नीचे ले जाना है तो जो ऊपर से प्रेशर है ये ज़्यादा होना चाहिए, तो ये इसको कहाँ ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। जैसे जैसे पिस्टन नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो कंप्रेशन का केस है, और जब भी कंप्रेशन का केस आता है तो वर्क डन कैसा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। कंप्रेशन के केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। दूसरा केस देखते हैं जहाँ पे P इंटरनल को ज़्यादा करते हैं और P एक्सटर्नल को क्या करते हैं, कम करते हैं। केस 2 देखो, हमने बोला P एक्सटर्नल से ज़्यादा अब कौन हो गया है, P इंटरनल हो गया है। अब सोचो ऐसा है कि ये हमारा पिस्टन था, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था उससे ज़्यादा प्रेशर कौन है, नीचे वाला है। तो अब ये पिस्टन को कहाँ लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा। पिस्टन को कहाँ लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, विच मीन्स वॉल्यूम बढ़ने लगेगा और गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। तो जब भी ऐसा कभी होगा तो पिस्टन मूविंग अपवर्ड, क्या बोलेंगे, पिस्टन मूविंग अपवर्ड। और पिस्टन अगर ऊपर की तरफ जाने लगा है इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रही है। और एक्सपेंशन ऑफ गैस कौन करा रहा है, गैस खुद करा रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम ने खुद काम किया है, और ऐसे कंडीशन में W इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, निगेटिव लेके चलते हैं। तो साइन कन्वेंशन याद रखिएगा। वर्क डन को अगर सोचोगे तो एक पिस्टन है, हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरी है, ऊपर में हमने एक पिस्टन लगाया है जो पिस्टन ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। अब इस पिस्टन पे ऊपर से जो हवा है वो प्रेशर नीचे की तरफ लगा रही है, इसको हम बोलते हैं P एक्सटर्नल। नीचे से जो प्रेशर लग रहा है इसको बोलते हैं P इंटरनल, और ये अंदर वाली गैसेज लगा रही है। फर्स्ट कंडीशन हमने लिया था कि अगर P एक्सटर्नल और P इंटरनल आपस में बराबर हो जाए तो पिस्टन ना ऊपर जाएगा ना ही पिस्टन नीचे आएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, कोई वर्क डन देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पहला कंडीशन हमने लिया कि अगर P एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाए, विच मीन्स कि ऊपर से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है, तो ये पिस्टन को कहाँ लेकर जाएगा, नीचे लेकर जाएगा। और पिस्टन जब नीचे जाएगा तो धीरे धीरे वॉल्यूम घटना स्टार्ट करेगा, कंप्रेशन ऑफ द गैस हो जाएगी, और इसको अपन बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। हमने सिस्टम पर काम किया, हमने सिस्टम पर काम किया, इसको कहाँ ले गए, नीचे ले गए। तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। जब हम सिस्टम पे काम करेंगे वर्क डन को पॉजिटिव लेके चलेंगे। केस 1 है। दूसरा केस है कि जब आपका P इंटरनल नीचे से जो गैस ने लगा रहा था प्रेशर, वो प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो अब पिस्टन कहाँ चलेगा, पिस्टन चलेगा ऊपर की तरफ। जब पिस्टन ऊपर की तरफ चलेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और इसको अपन बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैस। क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ गैस। और एक्सपेंशन ऑफ गैस क्यों हो रही है, क्योंकि सिस्टम ने काम किया है। जब सिस्टम काम करेगा तो वर्क डन होगा निगेटिव। साइन कन्वेंशन याद रहेगी, हम जब सिस्टम पर काम करेंगे वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। सिस्टम जब हम पर काम
करेगा, वर्क डन निगेटिव रहेगा। अगर एक्सपेंशन ऑफ गैस दिख रहा है, एक्सपेंशन मतलब गैस ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का मतलब सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन निगेटिव। कंप्रेशन ऑफ गैस मतलब गैस नीचे जा रही है, कंप्रेशन तभी होगा जब ऊपर से ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए और हम काम करें, तो वर्क डन इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए इसको, तो फिर आगे चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। ये दो कंडीशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखो, ये कंप्रेशन का केस है और ये एक्सपेंशन का केस है। पहले आप इसको समझ लो। कंप्रेशन में मैंने क्या बोला था, पी एक्सटर्नल, ऊपर से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा होगा और नीचे से लगने वाला प्रेशर कम होगा। ऐसा तब होगा जब आपका पिस्टन कहाँ मूव करेगा, नीचे। तो शुरू में हमारा जो वॉल्यूम था वो V1 था, बाद में हमारा वॉल्यूम, पिस्टन कहाँ गया, ऊपर में प्रेशर ज़्यादा था, पिस्टन धीरे धीरे मूव करके कहाँ गया, यहाँ आ गया है। तो क्या V2 कम होगा कि नहीं होगा? तो कंप्रेशन के केस में इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होता है, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो V1 ज़्यादा होगा V2 से। चेंज हम निकालते हैं तो V2 माइनस V1 करते हैं, जिसकी वैल्यू बड़ी है साइन उसका आएगा। V1 ज़्यादा था तो डेल्टा V कैसा मिलेगा, निगेटिव। ये कंप्रेशन का केस है। ठीक है, दूसरा केस मैंने दिखाया है कि पहले हमारा पिस्टन यहाँ था, फिर नीचे से P इंटरनल जो है वो ज़्यादा हो गया, तो पिस्टन कहाँ मूव किया, ऊपर की तरफ, और यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा है। शुरू में इसका वॉल्यूम V1 था और जब एक्सपेंशन कर गया तो वॉल्यूम हो गया V2। अब V2 जो है वो ज़्यादा है तो डेल्टा V कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। क्या इस दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। अब बोलोगे सर यहाँ पिस्टन यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पर भी पिस्टन यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो दोनों केस में वर्क डन होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहाँ से W का फॉर्मूला लिखते हैं। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है ही, डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे है ही। ठीक है, अब समझो, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस पे ध्यान दो। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बनता है, तो यहाँ से वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इसका डेरिवेशन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि नीड नहीं, आपको सिर्फ फार्मूला की नीड है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यहाँ से वर्क डन का फार्मूला बनता है माइनस P एक्सटर्नल, माइनस मतलब अभी सिर्फ लगाओ P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। वर्क डन इक्वल टू P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। डेल्टा V यहाँ पे किसको इंडिकेट करता है? चेंज इन वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। और आपको मैं बोलूँगा कि आप फार्मूला यूज़ करो, कौन सा? W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। चाहे वो कंप्रेशन का केस हो, चाहे एक्सपेंशन का केस हो, आपको कन्फ्यूज़न लेना ही नहीं है। हमेशा वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब यहाँ से वर्क डन का सिंबल कैसा मिलेगा, ये डिसाइड करेगा वॉल्यूम। जैसे कि कंप्रेशन के केस में डेल्टा V कैसा है? निगेटिव है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आप जब निगेटिव लेके चलोगे, डेल्टा V की जगह जब निगेटिव डालोगे तो निगेटिव निगेटिव क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो कंप्रेशन के केस में आप लगा लो यहाँ से W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। डेल्टा V कैसा है? निगेटिव है। तो क्या रखोगे? माइनस डेल्टा V। माइनस माइनस क्या देगा? तो W इक्वल टू प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो वर्क डन कैसा मिला? पॉजिटिव मिला। इसमें लगा लो W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। यहाँ पे प्लस साइन है, रखेंगे। प्लस माइनस क्या बनता है? माइनस बनता है। क्या यहाँ पे वर्क डन निगेटिव मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो यही मैं बात कर रहा था कि आपको फार्मूला सिंपल रखना है, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब यहाँ से वर्क डन जो है वो पॉजिटिव बनेगा कि निगेटिव, ये डिपेंड करेगा चेंज इन वॉल्यूम पे। अगर कंप्रेशन का केस है तो चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बना देगा, तो कंप्रेशन में वर्क डन कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और अगर एक्सपेंशन का केस है, एक्सपेंशन के केस में डेल्टा V कैसा मिलता है? पॉजिटिव, तो वर्क डन आपका कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं एक रिकैप आपको करा देता हूँ छोटा सा। देखो, हमारे पास मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दो हैं, या तो आप हीट सप्लाई कर सकते हो या आप कर सकते हो वर्क डन। ठीक है, हीट सप्लाई जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा, और ये होगा इस वजह से क्योंकि दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा। किसी एक का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, किसी एक का टेम्परेचर कम रहेगा, तो ऐसे में हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, अगर सिस्टम ने हीट का लॉस किया है, विच मीन्स के सिस्टम से हीट निकल के कहाँ आई है? सराउंडिंग में आई है, तो क्यू रखेंगे निगेटिव। और अगर सिस्टम में हीट गेन हुआ है, विच मीन्स बाहर से हीट सिस्टम के अंदर आई है, इस टाइम पे क्यू की वैल्यू रखते हैं पॉजिटिव, और SI यूनिट है जूल।
ठीक है। दूसरा है हमारे पास वर्क डन। वर्क डन समझने के लिए मैंने आपको बोला था कि एक सिलेंडर लो, ठीक है, यह भी मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। और समझने के लिए मैंने बोला था एक सिलेंडर लो, सिलेंडर में भर दो गैस और उसके ऊपर में लगा दो एक पिस्टन। पिस्टन वैसा जो मूव कर सके, ऊपर नीचे जा सके। अब केस समझो कि ऊपर से जो एयर है वो प्रेशर लगा रहा होगा नीचे की तरफ, जिसको पी एक्सटर्नल नाम दिए। नीचे से गैस जो है वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही होगी, इसको नाम दिए पी इंटरनल। अगर पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल आपस में बराबर है तो पिस्टन कहीं नहीं जाएगा, और जब कहीं नहीं जाएगा तो वर्क डन कैसा रहेगा, जीरो, कोई वर्क ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, तो क्या वर्क डन आएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा लो, जब ऊपर से लगने वाला प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। या फिर जब नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा, यहां भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो दो ही केस में आपको दिखेगा डिस्प्लेसमेंट, या तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर पी एक्सटर्नल को ज्यादा कर दो या फिर पी इंटरनल को ज्यादा कर दो तो डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। साइन कन्वेंशन के लिए याद रखिए कि जब ऊपर से प्रेशर लगता है तो कंप्रेशन होती है, वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता है तो डेल्टा वी निगेटिव आता है। डेल्टा वी निगेटिव आने की वजह से जो वर्क डन है वो कैसा मिलता है, पॉजिटिव। तो कंप्रेशन के केस में जब हम सिस्टम पर काम करेंगे और पिस्टन को ऊपर से कहां लेकर जाएंगे, नीचे लेकर जाएंगे, वर्क डन रखेंगे पॉजिटिव। और जब सिस्टम हम पे काम करेगा विच मींस पिस्टन को नीचे से कहां लेकर जाएगा, ऊपर लेकर जाएगा, एक्सपेंशन का केस है, तो वर्क डन कैसा रहेगा, निगेटिव। तो यहां तक होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे थर्मो का फर्स्ट लॉ। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इसलिए इश्यू हो रहा है, बट होप्स हो कि गर्मी जल्दी ही खत्म हो जाए। आप लोग भी जो है हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू।